कस्टम में नौकरी छुड़वा के बेटे को कहाँ खेलों में भेज रहे हो, खेलों में क्या कैरियर है। उत्तर प्रदेश के स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रही थी। मेरा सिलेक्शन बास्केटबॉल में हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली चूंकि कुछ कि जो बच्चा अपनी कमजोरी को पहचान लेगा, टेक्निकल पर्सन खिलाड़ी जो होता है वो फ्यूचर को देख सकता है, वो सब छोड़ के स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाह रहा है। क्योंकि 93 के बाद तो वो सेंटर बंद होने के कगार पे आ गया था, कोई इसको मैदान बन गया है। मैं शाम को ना गवर्नर को लेके आ रहा हूँ, या फिर आप थोड़ा सा डंडा चलाओ। नमस्कार, स्पोर्ट्स मिरर 1 एक बार फिर से आपके लिए एक और एपिसोड लेकर आ रहा है। पिछले एपिसोड जिस तरह से आपने देखे हैं, जिस तरह से आपका प्रतिसाद हमें मिला है, वो काबिल तारीफ़ है। और हम उम्मीद करेंगे कि आज के एपिसोड में जो चर्चा एक ऐसे स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम आपकी करा रहे हैं या हम कर रहे हैं, वो आपको पसंद आएगी। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपना पूरा जीवन अलग अलग तरह से जिया है। पहले शुरुआत थी एक स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में उन्होंने की, उसके बाद एक अलग जॉब किया, फिर उसके बाद स्पोर्ट्स में आए। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ जब वे जुड़े तो उसके बाद का जो परिदृश्य है वो एक अलग रहा। और 35 साल लगभग स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में रहने के बाद उनके काम को देखते हुए भारत सरकार ने, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उन्हें 4 साल का और एक्सटेंशन दिया ताकि उनके अनुभव का लाभ उठाया जा सके। ये हैं श्री राजेंद्र सिंह, जो रीजनल डायरेक्टर रहे हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भोपाल में। उसके अलावा दिल्ली जो हेड ऑफिस है वहाँ पर भी आपने काम किया, और लखनऊ साइड ट्रेनिंग सेंटर जो है वहाँ रहे। बेंगलोर से उन्होंने शुरुआत की थी, जब फर्स्ट पोस्टिंग उनकी बेंगलोर थी। तो ऐसे तमाम देश में अलग अलग जगह उन्होंने काम किया। उसके अलावा ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स या जो ओलंपिक है विंटर ओलंपिक, उसमें इंडियन डेलीगेशन के साथ गए। और ऐसे बड़े बड़े वर्ल्ड लेवल के इवेंट में उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भेजा उनके काम के कारण, और वो जानकारी लेने के लिए जो हमारे देश के लिए बहुत सी जानकारियां काम आ सके। तो आज के एपिसोड में हम चर्चा शुरू कर रहे हैं उस एडमिनिस्ट्रेटर से जिसका नाम है श्री राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। धन्यवाद सर। 35 साल की लगभग स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सेवा, उसके पहले 6 साल कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज का जॉब, अलग अलग जगह जाना, पूरा मेरे ख्याल में वर्ल्ड में काफ़ी कंट्रीज़ में आप गए, और आज भी रिटायरमेंट के बाद भी आप उन कंट्रीज़ का दौरा भी कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जब आप आए हैं तो शुरुआत आपकी कहाँ से हुई, कैसे आप स्पोर्ट्स की तरफ आए? क्योंकि आपके फादर ऑल इंडिया रेडियो में रहे, और जो आपका जो स्पोर्ट्स का जो बैकग्राउंड रहा, शायद तो उतने स्पोर्ट्स पर्सन आपकी फैमिली में नहीं थे, लेकिन आपका स्पोर्ट्स में आना कैसे हुआ? थैंक यू दामोदर जी, आज आप आए हैं मेरे पास। ये एक बड़ी लंबी कहानी है, बड़ी लंबी जर्नी है जी। स्पोर्ट्स हम स्कूलों में करते थे। मैं केंद्रीय विद्यालय लखनऊ का स्टूडेंट था, और स्कूलों में हम लोग खेल करते थे जी। और चूँकि हमारी बिल्ट अच्छी थी और खेलों के प्रति रुझान रहा था हमारा शुरू से, तो 1975 के लगभग की 1975 की बात है, जब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जहाँ पे केडी सिंह बाबू, जमन लाल शर्मा, विजय सिंह चौहान जैसी शख्सियत स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन को, उत्तर प्रदेश के स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रही थी, उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लाया कि खिलाड़ी को खेल के साथ साथ एक एजुकेशन के कॉन्सेप्ट के साथ उन्होंने एक स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की। ये देश का दूसरा ऐसा कॉलेज था राई के बाद, राई जो हरियाणा में आता है जी। एक ऐसा कॉलेज था जिसमें जो यूथ था उत्तर प्रदेश का, उनको कंसोलिडेट कर कर उनका सिलेक्शन कर कर 9th स्टैंडर्ड से उन्होंने ये प्रक्रिया शुरू की और एक ऐसे कॉलेज की स्थापना की जिसमें बेस्ट कोचेज ऑफ उत्तर प्रदेश और बेस्ट
एकेडमिक टीचर्स ये लोग छांट के लाए और वहाँ पे उन्होंने एक खुद का एक 100 एकड़ का ज़मीन लेकर एक सेटअप स्टार्ट किया, स्पोर्ट्स कॉलेज कुर्सी रोड गुरम्बा लखनऊ में। और उस कॉन्सेप्ट के साथ उसमें वहाँ पे एथलेटिक्स, हॉकी, बास्केटबॉल, क्रिकेट ये 4-5 डिसिप्लिन स्टार्ट हुए थे। और मेरा सिलेक्शन एक्चुअली हुआ बास्केटबॉल में था क्योंकि मेरी हाइट अच्छी थी और इस इत्तेफाक से सिलेक्शन ट्रायल में जो मैंने बास्केट डाले कम से कम 5 में से 4 बास्केट चले गए थे और मेरा सिलेक्शन बास्केटबॉल में हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली चूँकि कुछ ज़्यादा खिलाड़ी उसमें नहीं आ पाए तो फिर मुझे ऑप्शन दिया गया कि आप एथलेटिक्स में आ जाएं। तो मैंने फादर से भी डिस्कस किया। फादर ने कहा कि आप जितना एक्सेल इंडिविजुअल गेम में कर सकते हो उतना शायद आप टीम गेम में शायद ना कर पाओ। तो वो टेक्निकल सलाह थी फादर की, तो मैंने उसको माना और मैं एथलेटिक्स में आया। और फिर एथलेटिक्स में इत्तेफाक से बड़े अच्छे कोचेस थे हमारे, खन्ना साहब थे, सदीकी साहब थे। और फिर क्योंकि हमारा एक स्पोर्ट्स का बिगनिंग था, इवेंट डिसाइड होना था, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इवेंट डिसाइड हुआ कि यस आई एम परफेक्ट फॉर स्प्रिंट्स एंड फिर स्प्रिंट के साथ साथ मैंने देखा लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप मैं कर सकता हूँ। तो इस तरह मैं लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप में आया और 4 साल के कैरियर में मैंने नेशनल में और ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में मेडल जीते। और इस तरह एक स्पोर्ट्स का जो एक कल्चर था वो मेरे में आया। और मैं ये बताना चाहूँगा कि वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का जिसने मेरी पूरी लाइफ बदल दी। और उस कॉलेज ने बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी दिए। आरपी सिंह जो क्रिकेट के हैं, सुरेश रैना क्रिकेट में अच्छे निकले, हमारे प्रदीप शर्मा थे वो उन्होंने रिकॉर्ड बनाए एशियन गेम्स में। तो कुल मिलाकर ऐसे कॉलेज की स्थापना होना और ऐसे कॉन्सेप्ट को लाना जो यूथ के पूरे फ्यूचर को बदल दे, मैं ऐसी सोच जो केडी सिंह बाबू साहब की थी, जमन लाल शर्मा जी की थी और विजय सिंह चौहान जो खुद आयरन मैन ऑफ एशिया थे, ऐसी सोच के व्यक्तित्व जिन्होंने हमारे जीवन में क्रांति लाई और हमारे जीवन में स्पोर्ट्स का एक नया बीच शुरू किया। वो एक बहुत ही आज भी वो कॉलेज बड़े प्राइम उसमें चल रहा है। और ये मेरा सौभाग्य है कि जब मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी में आया तो आई वाज हेडिंग लखनऊ सेंटर और मैं उसी कॉलेज का एक गवर्निंग बॉडी का मेंबर बना। तो एक खिलाड़ी के लिए जो जिस संस्था में वो पढ़ा हो उसी संस्था की गवर्निंग बॉडी का मेंबरान बने, तो ये मेरे लिए बड़ा ही सुखद समय था कि जो चीज़ें हमें नहीं मिलती थी वो हम उस लेवल पे आके गवर्निंग बॉडी में ऑनरेबल मिनिस्टर्स को हम प्रिडिक्ट करते थे और उनको बड़ा अच्छा लगता था कि यार ये एक खिलाड़ी यहाँ से निकला है और यहाँ की गवर्निंग बॉडी का मेंबर बनकर इस संस्था के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो दर्शकों, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से सर जुड़े हैं, लेकिन जैसा उन्होंने बताया 1975 की बात और आज से 50 साल पहले स्पोर्ट्स में जाना कोई आसान काम नहीं हुआ करता था, क्योंकि जब तक आपके पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं करें तब तक मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स में करियर बनाने का कोई सोचता भी नहीं था। तो सर से ही जानेंगे। सर, आपने एक बार बताया था कि आपके फादर ने आपको कहा था, जब केडी सिंह बाबू साहब तो शायद वो इंटरव्यू लेने गए थे, तब उन्होंने कहा था कि हम ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं कि स्पोर्ट्स कॉलेज हम बना रहे हैं और इसमें हमें एक नया स्वरूप और मतलब यूपी के खेलों का मिलेगा और इंडिया के खेलों को हम कुछ दे सकते हैं। तो वो एक जो छोटी सी स्टोरी है आपके फादर और केडी सिंह बाबू साहब के बीच की चर्चा की, क्योंकि उसने भी आपको इस स्पोर्ट्स कॉलेज में आने के लिए प्रेरित किया था। जी, फॉर्चुनेटली फादर चूँकि मीडिया में थे और आकाशवाणी उस समय बड़ा एक प्रॉपर मीडिया था और रिनाउंड मीडिया था। तो फादर साहब इत्तेफाक से केडी सिंह बाबू जी का इंटरव्यू ले रहे थे और इंटरव्यू लेते समय उन्होंने पूछा कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए आप क्या आपकी स्कीम्स हैं। तो तब उन्होंने बताया था कि हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आ रहे हैं
और इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत आगे तक लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि हिसार का जो राइस स्पोर्ट्स स्कूल था वो बड़ा एक सक्सेस स्टोरी बना था। तो उत्तर प्रदेश ने उसी मॉडल को लेके स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की। और बस जो विज़न होता है, किसी केडी सिंह बाबू साहब ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने दुनिया में अपना हॉकी में अपना नाम किया था, और वही चिंगारी काम करती है। और ये जो मुझे लगता है कि जो टेक्निकल पर्सन खिलाड़ी जो होता है वो फ्यूचर को देख सकता है कि हाँ, हम कहाँ पे हैं, पूरी दुनिया का स्पोर्ट्स कहाँ पे जा रहा है, क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या क्या साइंटिफिक अप्रोच है, किस तरह की हमारे कोचेज़ की रिक्वायरमेंट होगी, किस तरह हमें साइंटिफिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। ये एक जो खिलाड़ी है जो पूरी दुनिया में घूम के आता है, खेलता है, देखता है, दूसरे कंट्री के खिलाड़ियों से बात करता है, दूसरे कंट्री के एडमिनिस्ट्रेटर से बात करता है, खुद सब चीज़ें जब देख के आता है तो उसको अपनी अंदर की कमियां नज़र आती हैं। और वो मुझे लगता है कि वो जितना फोर्सफुली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करा सकता है वो करा पाता है। तो वो फादर की एक जो मीटिंग थी वो मेरे लिए एक लाइफ का लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो गया। और आई एम सो ग्रेटफुल टू मैनेजमेंट ऑफ माय स्पोर्ट्स कॉलेज, और वहाँ की जो फैकल्टी है, वहाँ का जो स्टाफ है, वहाँ के जो टीचर्स थे, वहाँ के जो पीटीआईज थे हमारे। आई टेल यू, जो हमारे लाइफ में जो डिसिप्लिन आया, एक हमारी पीटीआई होते थे और एक हमारी मैट्रन होती थी, शर्मा मैडम थी। वो लिटरली 200 लड़कों के बीच एक सिंगल लेडी थी, लेडी मैट्रन, जो हमारे कमरों में आकर एक एक चीज़ हमारी अलमारी खोल लेती थी, चेक करती थी कि हमारा प्रॉपर हाइजीन मेंटेन है कि नहीं, हमने नाखून काटे कि नहीं काटे, हमारे जो गारमेंट्स हैं वो प्रॉपरली प्लेस्ड है कि नहीं, वो, और हमारा बेड नीटली प्लेस्ड है कि नहीं। आज भी वो जो उन्होंने हमारी लाइफ की मॉनिटरिंग की और वो हमने जो इनकलकेट कर लिया, वो आज भी हमारी एक हैबिट बन चुका है। आज भी सब, जब मैं सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले अपना बेड ठीक करता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि बचपन में अगर आपको अच्छे गुरु मिल जाए, वो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो गुरुओं की तो बहुत बड़ी महानता है। शहर से बाहर हो और रिलेटिव के यहाँ पैकेट भेजना है, ड्रॉप जोन है ना। शहर में कहीं से भी अपना पैकेज पिक या ड्रॉप करवाएं। ड्रॉप जोन है ना। ड्रॉप जोन। बिल्कुल। और हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में यदि हम बात करें तो जो टीचर्स हैं, जो गुरु हैं, वो किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को गढ़ते हैं, किस तरह से उसे प्रॉपर बताते हैं कि आपको लाइफ में क्या करना है, आप किन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि ये बातें लाइफ टाइम आपके काम आएंगी और ये आपके विकास में बहुत ज़्यादा एक अच्छा काम करेंगे और आपको निरंतर ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाएंगे। सर, वहाँ से स्पोर्ट्स कॉलेज से निकलने के बाद जब बच्चा थोड़ा 18-20 साल के आसपास पहुँच जाता है, ग्रेजुएशन उसका कंप्लीट हो जाता है, तो फिर परिवार को लगता है कि अब इसे कहीं ना कहीं जॉब में जाना चाहिए, क्योंकि आप जिस फैमिली से हैं, फादर जैसा आपने बताया ऑल इंडिया रेडियो में थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब थी, अलग अलग जगह ट्रांसफ़र हुआ करते थे, और ऐसे समय पे आपने कैसे, मेरे ख्याल में फर्स्ट जॉब आपका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नहीं था, तो वो कहाँ लाइफ चेंज हुई? क्योंकि एज ए स्पोर्ट्स पर्सन स्पोर्ट्स कॉलेज में पढ़ना, उसके बाद वही सोचना कि अब मुझे कहाँ जाना है, तो वो क्या सोच उस टाइम रही थी? देखिए, ये एक हर एक माँ बाप का सपना होता है कि उनका बेटा या बेटी लाइफ में जल्दी सेटल हो। जी। हम जब 12th मैंने किया, 9 से 12 तक का था, तो 1980 में 75 से 80 तक मैं स्पोर्ट्स कॉलेज में था। उसके बाद फॉर्चुनेटली मेरे फादर का ट्रांसफ़र जबलपुर हो गया था, तो मैं जबलपुर आ गया। जबलपुर पे मैंने ग्रेजुएशन किया, और ग्रेजुएशन के बाद मेरा रुझान जो था वो होटल मैनेजमेंट की तरफ था एक्चुअली। मतलब खेल के जो पढ़ाई की वो अलग, और यहाँ रुझान अलग आ गया। रुझान इसलिए था कि ऐसे आया कि
मैं अपने आप को कभी आइडियल नहीं रखना चाहता था। अच्छा, अच्छा। जब 2 महीने की छुट्टियां होती थी तो मैं फादर को कहता था पापा मैं आइडियल, क्योंकि आर्ट्स बीए एक ऐसा एक टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं होता, तो मैं फादर को कहता था कि पापा मैं आई वांट टू डू समथिंग। तो फिर मैंने ना वहाँ एक जबलपुर में जैक्सन होटल हुआ करता था, जी। चड्ढा साहब उसके ओनर थे। तो पापा ने चड्ढा साहब, मगर मेरा बेटा मुझे बड़ा परेशान करा, वो घर में नहीं बैठना चाहता। तो फिर मैंने वहाँ पे चड्ढा साहब ने कहा अरे भेजो उसको मेरे होटल में। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट होटल्स ऑफ जबलपुर, चड्ढा साहब। और फॉर्चुनेटली वो बैडमिंटन फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल प्रेसिडेंट थे शायद उस समय। तो वहाँ भी खेल का माहौल मुझे मिलता रहा। तो मैंने वहाँ उनके साथ 1 साल काम किया। फिर लखनऊ में मेरे अंकल ने एक 4 स्टार होटल खोला था, तो उन्होंने मुझे वहाँ बुला लिया। तो ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने सोचा कि मैं अपने आप को आइडियल नहीं रखूँगा और मैं कॉम्पिटिशन्स की भी तैयारी करूँगा, क्योंकि पापा कह रहे थे कि पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, बीए के बाद एमए ही करते थे। तो मैंने कहा मैं रेगुलर एमए नहीं करूँगा, मैं अपने आप को तैयार करूँगा स्पोर्ट्स कंपटीशन, अपना जॉब्स के लिए और अपने कैरियर के लिए। तो मैंने 1 साल फिर वहाँ होटल मैनेजमेंट में, उस समय क्या होता था कि इफ़ यू वर्क इन ए होटल फॉर 1 ईयर तो यू गेट अ स्पॉन्सरशिप। उनकी होटल की एक सीट होती है होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। तो मैंने कहा 1 साल काम करूँगा, मेरा एडमिशन हो जाएगा, आई विल, क्योंकि मेरा जो सपने होते थे वो 5 स्टार और 7 स्टार और बड़ा एक डिफरेंट लाइफ के थे। तो लेकिन इन द मीन टाइम चूँकि मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, तो मैंने कस्टम्स एंड एक्साइज का फॉर्म भरा और उसकी तैयारी का जब मैंने सिलेबस देखा तो उसमें मैथ्स का भी एक क्वेश्चन पेपर होते थे। मैथ्स मेरी थोड़ी सी वीक थी, तो मैंने मतलब आप समझिए उस समय मैं 22-23 साल का था और मैंने अपने फादर से कहा कि पापा मेरा मैथ्स कमज़ोर है और मुझे नहीं लगता कि जो ये सिलेबस है मैं इसको एग्ज़ाम को क्लियर कर पाऊँगा। तो मेरे फादर ने मुझे ट्यूशन लगा के दी। 6 महीना मैंने ट्यूशन की और मैं रिटन एग्ज़ाम देने गया और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया। मेरे फादर एक चीज़ की तारीफ़ करते थे, मेरे भाई बहनों से कहते थे कि जो बच्चा अपनी कमज़ोरी को पहचान लेगा वो कभी ज़िंदगी में हार नहीं मान सकता, हारेगा नहीं। उसको पता था कि इसका मैथ्स कमज़ोर है, इसने मुझे बताया, अपनी कमज़ोरी को पहचाना। और ये कहते बहुत बड़ी बात, और मुझे भी लगता है कि अगर मैं शायद ना बताता तो मैं वो एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर सकता था, और अगर फादर मेरे को ट्यूशन ना लगा के देते तो शायद मैं वो एग्ज़ाम पास ना कर सकता। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने वो एग्ज़ाम क्लियर किया और आई वॉज डेजिग्नेटेड एज इंस्पेक्टर ऑफ कस्टम्स एंड एक्साइज और मेरी फर्स्ट पोस्टिंग पूना में हुई। 1983 में मेरी फर्स्ट जॉब लगी और 83 से 89 तक मैं सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम में रहा। और फॉर्चुनेटली उस समय वीपी सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने उस समय रिवॉर्ड की स्कीम्स होती थी कि आप अगर रेड में आप जितना भी रिकवरी करेंगे तो 10% जो था दैट वाज टीम को डिस्ट्रीब्यूट होता था एज ए अवार्ड अमाउंट। तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि उस समय मुझे 3 से 4 लाख रुपया एज एन अवार्ड मिल गया था। उसमें किर्लोस्कर के रेट हुए थे, आईटीसी के रेट्स थे, उस समय गोल्ड कंट्रोल हमारे पास था, सेंट्रल एक्साइज, नारकोटिक्स एक्ट नया आया था, कस्टम्स के ऊपर बड़ा वो था, काफ़ी लगाम था गवर्नमेंट का। और कुल मिलाकर कस्टम्स और एक्साइज का जो जॉब था इट वाज वेरी सेटिस्फाइंग और इट वाज वेरी लुक्रेटिव जॉब। इट वाज मेरी फर्स्ट पोस्टिंग माड़ेगांव में हुई थी, बारामती शरद पवार जी की कॉन्स्टिट्यूंसी, और आई वाज वेरी हैप्पीली लुक्ड आफ्टर और बड़ा अच्छा काम किया वहाँ पे। फिर आईटीसी और इस पे रेड किर्लोस्कर पे कुछ रेड होने थे तो
हम लोग को बारामती से वहाँ बुलाया गया पूना में हेडक्वार्टर में। तो जब कलेक्टर्स ने देखा कि ये तो बड़े डायनेमिक ऑफिसर्स हैं, तो मुझसे पूछा आप कहाँ पे आपका पोस्टिंग है। मैं कहा सर मैं बारामती में हूँ। कहते आप वहाँ क्या कर रहे हैं, आपको तो पूना में होना चाहिए प्रॉपर हेडक्वार्टर प्रिवेंटिव में। तो मेरा ऐसा, मैं हेडक्वार्टर प्रिवेंटिव में आ गया। एंड आई थिंक आई वाज द फर्स्ट सिख ऑफिसर हु वाज गिवन पिस्टल। कस्टम में कुछ सीज हुए थे 500 पिस्टल बॉम्बे में। जी। आई वाज द फर्स्ट ऑफिसर हु वाज आपको गिवन मिला। पिस्टल भी मिला। और प्रिवेंटिव में खूब काम किया, अच्छा काम किया। और माय स्विचिंग ओवर फ्रॉम कस्टम एंड एक्साइज टू स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज आल्सो अनदर स्टोरी। मेरे पापा आए तो उन्होंने देखा ये तो रेस में भागा रहता है, 3-3 4-4 दिन, इसका कोई पता नहीं होता। इट वॉज ही हु सेंट मी दिस एडवर्टीजमेंट कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने असिस्टेंट डायरेक्टर्स का वैकेंसी निकाला, इसको भरो तुम। ये जॉब जो तुम अभी कर रहे हो, दिस इज नॉट फॉर यू, ये तुम्हारे टेम्परामेंट का जॉब नहीं है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि एक तो असिस्टेंट डायरेक्टर क्लास 1 जॉब जी। था, तो यू विल स्विच ओवर फ्रॉम क्लास 3 टू क्लास 1, तो इसको भरो तुम। तो क्योंकि सिंस आई वाज इन हेडक्वार्टर्स, तो वो एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल जाना पड़ता है, तो वो मैंने फिर प्रॉपर चैनल से भेजा। और मेरा इंटरव्यू दिल्ली में था, नेशनल स्टेडियम में। तो आई वाज सिलेक्टेड इन फर्स्ट गो। और मेरा सिलेक्शन का जो चेयरमैन थे, उन्होंने बाद में मुझे बताया कि राजेंद्र, हमने तुम्हारा सिलेक्शन सिर्फ एक आंसर पे किया है कि अ बॉय who is ready to leave a lucrative job of customs and excise and joining Sports Authority of India will be an asset to the department. आजकल लोग कहते हैं लोग पैसे के पीछे भागते हैं। ये बच्चा वो सब छोड़ के स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाह रहा है, तो ये डेफिनेटली स्पोर्ट्स के लिए, डिपार्टमेंट के लिए एसेट होगा। एंड आई थिंक आई हैव प्रूव दैट कि whatever best I could do, I have done. बिल्कुल। और सर शुरुआत से ही जिस तरह से आपने कस्टम का जॉब किया, वहाँ जो चैलेंजेस आए उनसे भी बहुत कुछ सीखा। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ, वो जबलपुर में जो सपना था राजेंद्र सर का कि मुझे होटल मैनेजमेंट में जाना है, वो सपना क्या फिर बना रहा या अचानक वो एकदम नहीं, चेंज कैसे हो गया? वो सपना मैं अब पूरा करता हूँ। दुनिया में जब मैं जाता हूँ, जी। और मैं 5 स्टार्स में रुकता हूँ, 7 स्टार्स में रुकता हूँ, है ना। तो जो मैंने सोचता था कि यार यहाँ मैंने होटल मैनेजमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन करना था, अब मैं उस फैसिलिटीज को एंजॉय कर रहा हूँ, है ना। और ये मेरा सौभाग्य है, आई एम ब्लेस्ड बाय गॉड, यू नो, कि मुझे भगवान ने ऐसा मौका दिया और मेरी लाइफ में इतना परिवर्तन आया। जहाँ मैंने अटेम्प्ट किया, वहाँ मुझे सक्सेस मिली। और मे बी आई थिंक आई हैड अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच कि कहीं भी कोई भी काम अगर करना है तो 2 तरीके से होता है, या तो आप प्यार से करा लो या फिर आप थोड़ा सा डंडा चलाओ। तो मेरे 90% काम प्यार से हो गए। और जहाँ क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में तो आपको डंडा चलाना पड़ता है जी। तो वो भी चलाया, क्योंकि वो बिना उसके सिस्टम में हमारा होता नहीं है। तो सपने अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से बदलते गए और जहाँ जो जैसा मौका मिला वैसे हम अब लाइफ में आगे बढ़ते गए। और फादर जिस तरह से सपोर्टिव रहे आपके, जैसा Yes. आपने बताया कि पहले तो वो स्पोर्ट्स कॉलेज में आना कि उनके कहने पर वहाँ आए, फिर उन्होंने कहा कि भाई अब ये कहाँ होटल मैनेजमेंट में जा रहा है, वहाँ भी आपको थोड़ा सा पुश किया कि चलिए ये भी कर लीजिए। फिर आपने कहा कि मुझे अब ये करना है, कस्टम्स के लिए अप्लाई करना है या पढ़ाई में आगे कोई जॉब ढूंढना है, वहाँ भी सपोर्टिव रहे। और फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में तो खुद उन्होंने कहा कि अब ये जॉब नहीं। तो वो टेम्परामेंट वाली बात थोड़ा सा बताएं कि क्या पिताजी की सोच थी कि आपका टेम्परामेंट वैसा नहीं है जो जॉब आप कर रहे थे वहाँ पर? नहीं, इसको मैं संस्कार मानता हूँ। जी। माता पिता, देखिए हर एक पिता का एक सपना होता है कि उनका बच्चा उनसे आगे। आगे। तो शायद मेरे फादर की ये सोच रही होगी कि
मेरा बच्चे में ये टैलेंट है, तो उसको उसको कोई भी फील्ड के लिए उन्होंने मना नहीं किया, मतलब उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया, उन्होंने मुझे ऑप्शंस दिए कि ये भी ऑप्शन है यहाँ। तो हालांकि मेरे फादर ने जब ये कहा तो उनके मेरे फादर के भाइयों ने उनको बड़ा क्रिटिसाइज किया कि तुम कहाँ कस्टम में नौकरी छुड़वा के बेटे को कहाँ खेलों में भेज रहे हो, खेलों में क्या कैरियर है। तो फादर की सोच थी कि मॉनेटरी बेनिफिट्स जो हैं लाइफ में, आप इज्जत जो है ना, आप पैसे से नहीं खरीद पाओगे। जी। जो इज्जत और सम्मान आपको एक एलीट क्लास में मिलेगा, आपको एक ऊंची संस्था में जाकर मिलेगा, ऊंची पोजीशन में जाके मिलेगा, वो आप पैसे से नहीं खरीद पाओगे। तो मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि हमें उस समय उन्होंने सद्बुद्धि दी कि हाँ, हमने उनकी इस बात को मान ली। और आई एम सो ब्लेस्ड कि फादर की जो ब्लेसिंग्स थी वो हमारे लाइफ में एक संस्कार के रूप में बन के आई, और हमने उसको सुना और लाइफ में कामयाब हुए। तो माँ बाप का आशीर्वाद बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। बिल्कुल। और माँ बाप का आशीर्वाद ही ऐसा है, जैसा अभी सर ने भी कहा, कि वो चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे ज़्यादा उन्नति करे और ज़्यादा तरक्की करे और हमेशा जीवन में खुश रहे। जो भी दुख तकलीफ़ें हैं वो उनके ऊपर आ जाए, पर उनके बच्चे पर कोई दुख तकलीफ ना आए। सर, थोड़ा मैं आपको हॉस्टल की तरफ वापस लिए चलता हूँ कि आपके फैमिली में उतना ज़्यादा स्पोर्ट्स में कोई नहीं था, लेकिन एक छोटे बच्चे को हॉस्टल भेजना, स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, हालांकि आप रहने वाले वहीं के थे, लेकिन मदर और जो भाई बहन थे, फादर ने तो सोच लिया था जाना है, वो तो एक दिल कड़ा कर लेता पिता, लेकिन मदर और सिस्टर्स और जो भाई रहते हैं, एक जो अपने भाई को देखते हैं कि ये इसको हमसे थोड़ा सा दूर भेज रहे हैं, अब ये वहाँ रहेगा, कैसे करेगा सब चीज़ें, क्योंकि घर में सारी सहूलियत रहती है, वहाँ सब कुछ इसे खुद करना है। तो मदर का और सिस्टर्स का और भाइयों का क्या रिएक्शन था जब आपको स्पोर्ट्स कॉलेज भेजा गया? एक्चुअली मैं इत्तेफाक से घर में सबसे छोटा हूँ। अच्छा, और लाड़ प्यार तो लाडला तो उस समय हमारे यहाँ इतना ठीक लाडला लूडला तो खैर नहीं होता था। जी जी। लेकिन घर में छोटा था तो थोड़ा सा घर के सारे काम में मैं रुचि रखता था। तो हॉस्टल जाना में मेरे सिर्फ माता जी को थोड़ा सा वो लगा था कि ये बच्चा मेरा हमारे घर से दूर हो गया है। भाई बहनों को ये था कि अब लाइफ में आगे अलग होना ही है। हम लोग सब कैरियर ओरिएंटेड थे, और कैरियर ओरिएंटेड होने के कारण सबको अपनी अपनी फील्ड में जाना था। तो इस तरह का कोई हमारा इतना ज़्यादा आपसी प्रेम भी नहीं था कि भाई कोई ऐसा भाई हमसे अलग बिछुड़ गया है, इस तरह वाली कोई बात नहीं थी। काफ़ी हम लोग समझदार थे, कैरियर प्रति उसमें हमारा वो था। लेकिन मेरा ये एक मानना है कि मैं अपने 4 भाई बहनों से अलग हुआ, अलग बना बिकॉज ऑफ द हॉस्टल। मैं अपने परिवार से अलग हुआ, मुझे जो खुद डिसीजन लेने की मेरे में कैपेसिटी बिल्डिंग हुई, खुद अपनी लाइफ में एक कुछ कर पाने का एक मुझे मौका मिला। तो मुझे लगता है कि एक हॉस्टल लाइफ जो है ये हर एक की ज़िंदगी में ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि आपको हॉस्टल लाइफ और एक मिलिट्री ट्रेनिंग, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आपको एक राइट एज में आपको सही डायरेक्शन और दिशा मिल जाए, तो मुझे लगता है कि वही एक बेस होता है जो आपकी पूरी लाइफ आपको काम आता है। तो आज अगर मैं तीनों भाई बहन से अगर मैं कामयाब हूँ, तो आई गिव दिस क्रेडिट ऑफ माई माइग्रेटिंग फ्रॉम हाउस टू हॉस्टल, क्योंकि वहाँ मैं खुद रहा, खुद अपने कपड़े धोने पड़ते थे, यादोमाद होती थी, खुद अपना डिसीजन लेना पड़ता था। हमें 10 रुपये स्टाइपेंड मिलता था, 10 रुपये में हमें पूरा महीना चलाना होता था। हम घर से पैसे नहीं मांगते थे, जो हमें हॉस्टल से स्टाइपेंड मिलता था 10 रुपये महीने। तो हमें एक फाइनेंस का वो बना कि हाँ, इस कैसे फाइनेंस मैनेजमेंट हमें कैसे करना है। उस 10 रुपये में खाना वाना सब फ्री था, गवर्नमेंट का था।
तो एक वो चीज़ फाइनेंस मैनेजमेंट चाहिए कि हाँ कम में भी गुजारा करना है, साफ सुथरा रहना है तो खुद कपड़े धोने हैं, एजुकेशन करनी है तो पढ़ना है, कोई पापा मम्मी कोई मॉनिटर तो नहीं कर रहे वहाँ पे, और अगर स्पोर्ट्स में आगे जाना है तो कोचिज का ट्रेनिंग को सीरियसली लेना है। तो कुल मिलाकर आपके जो कैरियर में जो चीज़ें आती हैं ये एक हॉस्टल में जाके आती हैं, और चाहे वो किसी प्रकार का हॉस्टल हो, आप घर के परिवार के कंफर्ट में रहकर आप उतना शायद ग्रो नहीं कर पाओ जितना आप एक राइट एज में एक राइट संस्था में जाकर अंडर प्रॉपर गाइडेंस आप ग्रो कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा अच्छा डिसीजन था। और पहली बार हॉस्टल गए, वापस लौटे, जो भी टाइम रहा, 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने बाद, तो मदर के साथ जो पहली बातचीत हुई होगी वो थोड़ा सा। मदर हमारी एक्चुअली क्या थी, वो हर दूसरे दिन हॉस्टल आ जाती थी। अच्छा। क्योंकि ये लखनऊ में ही था, तो दूसरे दिन हॉस्टल आ जाती थी। तो हमारे प्रिंसिपल साहब ने उनसे कहा कि माता जी आप तो लखनऊ की हैं, आप आ जाती हैं, यहाँ पे 100 बच्चे और हैं, उनके माता पिता नहीं आ पाते, तो दूसरों के बच्चों को लगता है कि उनको थोड़ा सा लगता है कि हमारे माता जी भी आए, है ना, हमारे पिताजी भी आए। तो वो माँ का एक इमोशंस रहता है कि बच्चा पहली बार। एक्चुअली मुझे याद है कि मैं ना जूड़ा खुद नहीं कर पाता था उस समय, वो मम्मी करती थी। 9th स्टैंडर्ड तक मेरा जो जूड़ा होता था, तो वो भी हमने फिर सीखा, है ना। मैंने बताया ना, सेल्फ डिपेंडेंट जब होता है, जब खुद पे आ जाती है तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ये सब जो बहनों भाइयों का प्यार, माता जी का प्यार, पिताजी की इमोशंस और ये सब यार दोस्तों का प्यार, ये एक हद तक होता है। लेकिन वो जब आदमी का कैरियर आपको सामने लिखता है कि नहीं मैं सही जगह पे आया हूँ, तो वो चीज़ें फिर सेकेंडरी हो जाती हैं। वो क्षणिक होती हैं, 1 2 3 4 महीने तक जरूर चलती हैं, लेकिन उसके बाद फिर सब ठीक, सब नॉर्मल हो जाता है, सब नॉर्मल हो जाता है। तो सर, भारतीय खेल प्राधिकरण में आना, 1989 में पहला जॉब, और बेंगलोर में पोस्टिंग, जी। एक और बड़ी सिटी, इसके पहले पूना थे जब कस्टम्स में थे। तो भारतीय खेल प्राधिकरण परिवार के साथ आपका जुड़ाव, उसके बाद फिर कभी आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना किसी दूसरे जॉब की तरफ मेरे ख्याल में आपने देखा, क्योंकि उसके पहले जो भी एग्जाम्स आपने दिए थे, फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे एग्जाम्स क्लियर हो गए। स्टेबिलिटी, जो फादर का भी कहना था कि यहाँ जाइए, ये आपके लिए सूटेबल है, तो वो कितनी कारगर लाइन आपके जीवन की रही स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आना? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्चुअली एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। मैं जो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं किस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा जब ओरिएंटेशन हुआ दिल्ली में हुआ था, नेशनल स्टेडियम में, और मेरी जब फर्स्ट पोस्टिंग आई तो बेंगलोर में आई। और बेंगलोर का एक जो कल्चर है, बेंगलोर साउथ का एक जो कल्चर है, इट्स अ वर्किंग कल्चर। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। और फॉर्चुनेटली जो हमारा सेंटर था वो 100 एकर्स में यूनिवर्सिटी कंगेरी में था, और है रादर, और इट वाज लाइक ए रिसॉर्ट। जब मेरी पहली विजिट हुई वहाँ में, जब मैं गया ज्वाइन करने के लिए, तो उस समय हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रशियन गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, और वहाँ के बहुत सारे फॉरेन एक्सपर्ट्स आए हुए थे, और एक ब्यूटीफुल कैंपस, लैंडस्केपिंग, और इट वाज लाइक ए रिसॉर्ट। तो मैंने कहा यार ये कौन से ऑफिस होते हैं यहाँ, मैं ये तो मेरी जिंदगी का एक जो सपना था। तो मैंने भगवान से प्रार्थना की यार इसके अंदर ही अगर कहीं हमें घर मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। और देखिए भगवान ने सुना, और मुझको घर भी अंदर मिला। और तो उस माहौल में जो एक नया सेटअप था, और एक ऑफिसर रैंक में जब मैं गया तो एक अच्छी पोजीशन पे थे हम। वहाँ का जो मैंने सिस्टम देखा कि स्पोर्ट्स किस तरह से हमारे देश में चल रहा है,
जो रशियन एक्सपर्ट्स के साथ जो हमारा टाई अप था, स्पोर्ट्स साइंसेस का था, मेडिकल एक्सपर्ट्स आए थे, उनके टैलेंट स्काउटिंग के लोग थे कि किस तरह देश में टैलेंट ढूंढा जाए। और फिर जो हमारा वहाँ सेटअप बना, एक बिल्डिंग खड़ा कर देना एक बहुत आसान होता है, उसमें साइंटिफिक इक्विपमेंट्स लाना, मेडिकल इक्विपमेंट्स लाना, ये भी बहुत आसान होता है, लेकिन उस इक्विपमेंट्स को ऑपरेट करने के लिए आपको अच्छी फैकल्टी चाहिए। तो फॉर्चुनेटली वहाँ पे उस समय बेस्ट हमारे ASV प्रसाद साहब हुआ करते थे, रीजनल डायरेक्टर। तो उन्होंने जो बेस्ट फैकल्टी थी स्पोर्ट्स साइंसेस की वो वहाँ क्रिएट की। वहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट्स अच्छे किए। फिर वो एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन भी था जहाँ से NIS कोचेस जो थे, पहले पटियाला था और सेकंड वाज बैंगलोर। तो बैंगलोर was also a venue for national camps, and Bangalore was also institute for the preparing coaches, NIS coaches. तो वो एक एकेडमिक और देश भर से सारे कोचेज आते थे और मैक्सिमम जो कैंप्स थे, हॉकी के कैंप, एथलेटिक्स के कैंप, बैडमिंटन के कैंप, स्विमिंग के कैंप, है ना, टेनिस के कैंप, सब वहीं बेंगलोर में लगते थे। द रीज़न भी कि एक कंसोलिडेटेड फैसिलिटीज़ वहाँ पे क्रिएट की गई थी और एक बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट था, बड़ा अच्छा सिस्टम था, क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी कैंपस में थे। तो एकेडमिक जो हमारे फैकल्टी थी बेंगलोर यूनिवर्सिटी की, उनके मेम्बरान्स का भी हमें कभी कभी सपोर्ट हो जाता था। और चूँकि बड़े बड़े खिलाड़ी आते थे तो एक सेंटर हमारा सिटी से दूर होना भी बहुत ज़रूरी था, नहीं तो वहाँ पे बड़ा फिर डिस्टर्बेंस होता है। तो कुल मिलाकर बेंगलोर जो था, आई वाज लकी कि आई कुड गेट माई पोस्टिंग देयर एंड आई कुड मीट द टॉप एथलीट्स। और फॉर्चुनेटली आपको बताऊं, मैं जो PT उषा है जी, शी वॉज माई नेबर। उनका घर 36 था, मेरा 37 था, क्योंकि शी वॉज एन एथलीट ऑफ इंटरनेशनल लेवल। तो उनको हम लोग हॉस्टल में नहीं, उनको हम लोग क्वार्टर्स देते थे। तो नाम्बियार उनके कोच होते थे, तो नाम्बियार यूज्ड टू स्टे इन हॉस्टल, बट PT उषा को हम लोगों ने सेपरेट अकोमोडेशन दिया था। शी वॉज माई नेबर। Eyebrow toner powder, eyebrow hair shampoo, eyebrow onion hair oil, ये मेरे लिए भी लेके उसका eyebrow charcoal face wash, eyebrow द वर्ड ऑफ Aldi Cosmetics. तो इतने बड़े प्लेयर्स के साथ शुरुआती इंटरेक्शन, और जब स्पोर्ट्स में आए और जो पढ़ाई आपने स्पोर्ट्स में की थी, जो स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ की थी, वो अब आपके साथ जुड़ गई थी। वहाँ 5 साल रहने के बाद भोपाल 1994, 93, 94, 95 में आए। अब 30 साल का समय हो चुका है और भोपाल आए तो फिर भोपाल के ही हो गए। यहीं पे मेरे ख्याल में लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट आपने जिया है और बहुत कुछ दिया है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। तो यहाँ आने के बाद, क्योंकि साई का एक ट्रेनिंग सेंटर 1993 में भोपाल में खुला था, फिर 95 में आप आए, तो यहाँ वहाँ से भोपाल आना, क्योंकि बेंगलोर एक बड़ी जगह और उसके बाद भोपाल उतना स्पोर्ट्स में नहीं, केवल हॉकी के कारण एक पहचान उस टाइम भोपाल की हुआ करती थी। तो यहाँ जब आप आए, आप भोपाल, लखनऊ के रहने वाले, पूना और अलग अलग जगह आपने पहले कस्टम्स में काम किया और फिर भोपाल आना। भोपाल आने के बाद क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर आपने देखी और क्या कुछ डेवलपमेंट आपके माध्यम से हुई? भोपाल आना, इनफैक्ट भोपाल आना भी एक इत्तेफाक हुआ जी। जो मेरी वाइफ थी, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग एंड ड्रेस मेकिंग, उनका सिलेक्शन हुआ था MPSC के थ्रू।
और उनके पोस्टिंग भोपाल हुई थी, अच्छा। मध्य प्रदेश पॉलिटेक्निक कॉलेज में। जी। तो उनकी वजह से मुझे भोपाल आना हुआ, उनकी फर्स्ट पोस्टिंग भोपाल में थी, मुझे उसकी वजह से भोपाल आना हुआ। और भोपाल में उस समय मुझे याद है कि मयूर पार्क के सामने हमारा एक ट्रांजिट हॉस्टल जी। में साइट ट्रेनिंग सेंटर, उस समय पांड्या जी, AK पांड्या जी थे हमारे डायरेक्टर जनरल, ही वाज फ्रॉम MP काडर। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। ये कॉन्सेप्ट ये था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी और रिकरिंग एक्सपेंडिचर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साई करेगी। तो उस समय ये था कि, और ये हमारी सबसे बेस्ट स्कीम्स थी, ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर इंडिया थी। जी। साइट ट्रेनिंग ये सेंटर। NIS की स्कीम है बेसिकली। अच्छा। NIS जो इंस्टीट्यूट था, उन्होंने ये स्पोर्ट्स हॉस्टल स्टार्ट किए थे बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 14 to 21, कि ऐसे बच्चों को जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट से इंफ्रास्ट्रक्चर लेके और तुरंत स्टार्ट हो जाती थी। हर एक स्टेट गवर्नमेंट चाहती थी कि हाँ इस तरह की फैसिलिटीज़, उनको सिर्फ बिल्डिंग देनी होती थी जी। और वो बड़ा आसान होता था उनके लिए देना। तो वो, और फिर रिकरिंग एक्सपेंडिचर कुछ करना नहीं था, सारा मैनेजमेंट साई और गवर्नमेंट करती थी। तो उस समय जब हम आए यहाँ पे तो अनफॉर्चुनेटली चूँकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट थे, तो फील्ड ऑफ प्ले जो था वो एक मेजर चैलेंज था। एथलेटिक्स के लिए हमें हम लोग थे मयूर पार्क में, एथलेटिक्स का हमें TT नगर स्टेडियम जाना पड़ता था, हॉकी के लिए ऐश पार्क जाना पड़ता था, बास्केटबॉल के लिए अगेन TT नगर जाना पड़ता था। तो उस समय के जो निदेशक महोदय होते थे, हमारा फॉर्चुनेटली मैंने ये शुरू से प्रिंसिपल रखा था कि मैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमारे अच्छे टाइप, क्योंकि हम उनके यहाँ आए हैं। जी। स्पोर्ट्स जो है अभी भी स्टेट सब्जेक्ट है ना। स्टेट को ये पता होता है कि हमारे यहाँ कौन कौन से स्पोर्ट्स पॉपुलर हैं या कौन कौन सा टैलेंट अवेलेबल है। उसी टैलेंट के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स डिसिप्लिन आइडेंटिफाई करती थी। तो उस समय स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि भाई यहाँ हॉकी नर्सरी रहा है, बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकले और निकले भी हैं जी। और अब्दुल्ला कप टूर्नामेंट होते थे और नामी खिलाड़ी निकले। और फिर ट्राइबल बेल्ट है तो अच्छे एथलीट होंगे, अच्छे हाइट वाले खिलाड़ी, बास्केटबॉल, इसी तरह 5 डिसिप्लिन डिसाइड हुए थे, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, स्विमिंग, ये 5 डिसिप्लिन थे। और फिर आप जब आए तो फिर कुशवाहा जी उस समय डायरेक्टर होते थे, तो उनका हमें BS कुशवाहा जी, उनका हमें बड़ा सपोर्ट मिला। इनफैक्ट ही वाज अ राइट पर्सन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट। वहाँ पे मेरा उनसे अच्छा ट्यूनिंग हुआ और हमें उनका सपोर्ट चाहिए था, तो हमने और उन्होंने दोनों ने मिलकर डिसाइड किया, क्योंकि 93 के बाद तो सेंटर बंद होने के कगार पे आ गया था, कोई इसको ध्यान नहीं दे रहा था। तो हम जब लाइक माइंडेड आए तो हम और कुशवाहा जी ने पहला प्रिंसिपल ये ढूंढा कि इस संस्था को अगर जिंदा करना है तो हमें बेस्ट कोचेस चाहिए। अगर कोच गुरु अगर अच्छा आ गया तो वो फिर चला लेगा। तो हम लोगों ने मिलके बेस्ट कोचेस सॉर्ट आउट किए कि मध्य पूरे इंडिया में साई के कोचेस। हम साई के बाहर जा नहीं सकते, तो हमें फिर बेस्ट कोचेस में आदरणीय मुख्तियार सिंह जी मिले। फिर हमें हॉकी में तिवाना जी हुआ करते थे जो ट्राइबल में थे, छत्तीसगढ़ में उस समय मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था। फिर उसके बाद चौहान साहब आ गए, एक चौहान साहब हमारे हॉकी कोच में थे, स्विमिंग में थे, वो आ गए। तो कुल मिलाकर हमें सबसे पहले हमने सोचा कि बेस्ट कोचेस, वो हमने दिल्ली से हमने उनकी पोस्टिंग करवाई। उसमें ऑफ कोर्स स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योगदान रहा। फिर हमने कहा कि एक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर खिलाड़ी को अगर 10 किलोमीटर जाके पैदल जाके ट्रेनिंग करनी है तो वो क्या ट्रेनिंग करेगा। हमने कहा कि कितना हम कंसोलिडेट कर सकते हैं कि खिलाड़ी को ज़्यादा कम्यूट ना करना पड़े। तो फिर हमने सबसे पहले बास्केटबॉल मैदान बनाने सोचा। मैं क्यों बच्चे 3-4 किलोमीटर चल के जाएं, उस समय कोई साधन नहीं होते तो बच्चे पैदल जाते थे, लिफ्ट लेके जाते थे, तो बड़े ऐसा मुझे भी डर सा, एक्सीडेंट के चांसेस। तो हमने सोचा कि मैंने मुख्तियार सिंह को पूछा, मैं कहा यार ये सामने जो पार्किंग एरिया है इसमें कुछ देखिए
बास्केटबॉल का ग्राउंड निकल सकता है। वो तो बड़े एक्साइटेड रहते हैं, उन्होंने तुरंत नाप के आधे घंटे सर पूरा बास्केटबॉल का ग्राउंड निकल रहा। सर आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे पास उस समय इत्तेफाक से वो सिंथेटिक के बोर्ड आए हुए थे, तो हम उस समय डॉक्टर शफकत मोहम्मद खान साहब होते थे, MP स्टेट कैबिनेट का दर्जा था, तो हम उनके पास गए। उस समय बाबे अली ग्राउंड बन रहा था क्रिकेट का। हमने कहा सर हमें हाँ, उस समय हमने फिर टेक्निकल एक जो मेजरमेंट था कि क्या क्या चाहिए, पाइप्स चाहिए थे, सिविल का कुछ काम करना होता वो चाहिए था। एक जरनैल सिंह जी हुआ करते थे हमारे लोकल बास्केटबॉल के वजह इंडस्ट्रीज से, तो वो बड़े जुड़े हुए थे खेलों से। वो भी NIS कोच कोच भी थे शायद, हाँ NIS किया हुआ था उन्होंने, बट वो बाद में हाँ, तो उनका बड़ा रुझान था। तो लोग एक संजय श्रीवास जी हुआ करते थे आगा क्लब में, BHL में, तो लोकल लोग हम लोगों ने जोड़े और हम शफकत साहब के पास गए। हमने कहा सर हमारे पास बजट नहीं है, तो हमें कुछ पाइप चाहिए। उन्होंने कहा अरे वहाँ से आपको हम अरेंज करा देंगे। वहाँ से हमने कुछ पाइप लिए नॉमिनल, कुछ हमने उनको पेमेंट, हमने कहा सर पेमेंट नॉमिनल करेंगे, तो वहाँ से कुछ पाइप लिया। अब उस पाइप को खड़ा करने के लिए हमारे एक CPA के पंकज राय जी हुआ करते थे इंजीनियर, वो हमारे अच्छे मित्र बन गए थे। तो हमने कहा सर आफ्टर ऑफिस आवर्स आप हमें टेक्निकल सपोर्ट देंगे। तो और फिर हम, अब वो फर्मा बनाना था तो हम गुरुद्वारे गए, गुरुद्वारे से वो फर्मा लेके आए। मतलब कुल मिलाकर कहने का है कि विदाउट स्पेंडिंग एनी गवर्नमेंट पाई वी डेवलप्ड अ बास्केटबॉल ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हॉस्टल, जो पार्किंग एरिया था। आप रूम से निकलो और सीधा मैदान। और मुझे लगता है कि भगवान ने हमें क्या, और हमें जो मेरे टीम दी थी, वो मैदान बना। बच्चे सुबह शाम वहाँ प्रैक्टिस करते थे। बाहर के लोग, हमने फिर स्टेट गवर्नमेंट से कह के लाइटें लगवा दी, रात को बच्चे लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि वो एफर्ट रहा हमारा कि बच्चों को जब मैदान सामने मिल गया तो रात को बच्चे 9-9 बजे 10-10 बजे तक अपना शूटिंग कर रहे हैं, अपने स्किल को परफेक्शन दे रहे हैं, है ना, खेल रहे हैं। और अपना कोचेस भी वहीं ऊपर रहते थे, कोचेस भी नीचे आ जाते थे। तो ये तो बास्केटबॉल का हुआ। फिर हमें हॉकी का एक मैदान पीछे हमारे जगह थी, तो उसको हमने, राकेश बंसल जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हुआ करते थे, तो उनको हमने रिक्वेस्ट किया। मैं कहा हमारे बच्चे इतनी दूर जाते हैं खेलने के लिए बाबे अपना ऐश पार्क में, तो हमें, तो कहते आपको कितना क्या प्रॉब्लम है? सर आप हमें कुछ सिविल में कुछ हमें हेल्प कर दीजिए। कहते डोंट वरी। वो आ गए मेरे पास, उनसे मेरे बड़े अच्छे फिर ट्यूनिंग हो गई थी उनसे, तो वो आ गए। उन्होंने कहा ठीक है हम हॉकी ग्राउंड बनवाएंगे पीछे। तो उन्होंने पूरा हॉकी ग्राउंड बनवाया, है ना, स्टेट गवर्नमेंट के बजट से। और एक दिन तो खुद आगे जब काम चल रहा था तो कहते रजिंदर यार काम बहुत स्लो चल रहा है। तो मैं कहा सर हाँ ये थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट में थोड़ा सा कई बार हो जाता। कहते वो रोलर चल रहा था, उन्होंने कहा हटो मैं खुद रोलर चलाऊंगा। अच्छा। तो मतलब प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मेरे मैदान में उन्होंने खुद रोलर चलाया, और जब मैदान बन गया वो खुद मॉनिटरिंग करते थे। कहते रजिंदर मैदान बन गया है, मैं शाम को ना गवर्नर को लेके आ रहा हूँ। मैं कहा सर गवर्नर को इतने शॉर्ट नोटिस में, पूरा सिक्किम के गवर्नर होते थे MP काडर के जी, तो मैं कहा सर गवर्नर के लिए हमें थोड़ा, हाँ श्रीवास्तव जी, यस करेक्ट। मैंने कहा सर श्रीवास्तव जी गवर्नर आ रहे हैं तो मुझे तो प्रोटोकॉल के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। कहते तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम सिर्फ पकौड़े बनवाओगे और हलवा बनवाओगे और चाय, इसके अलावा कोई प्रोटोकॉल नहीं, बाकी जिम्मेवारी मेरी। तो इस तरह के स्टेट गवर्नमेंट का मुझे सपोर्ट मिला। और हमने ऐसे, जब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल जाए, आपके पॉजिटिव थॉट्स मिल जाए, और यू कैन डू एक्सेल। और अक्सर ये होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं, वो बोलते हैं यार वी आर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, हम ऊपर हैं उनसे, तो वो थोड़ा सा टकराव वाली स्थिति हो जाती है। तो मैं जहाँ जहाँ भी रहा,
मैंने स्टेट गवर्नमेंट राइट फ्रॉम द मिनिस्टर, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड एचओडी डायरेक्टर स्पोर्ट्स जो होते थे उनसे बहुत अच्छा तालमेल रखा। और ये बात मेरे डीजी ने अप्रिशिएट की कि उन्होंने मीटिंग में भी कहा कि अगर ये प्रधान साहब हमारे डीजी थे, उन्होंने कहा अपने जो नए असिस्टेंट डायरेक्टर्स आए कि अगर आपको कोऑर्डिनेशन सीखना है ना, स्टेट कोऑर्डिनेशन, तो राजेंद्र के पास जाके सीखना। तो कहने का मतलब ये है कि आप मिलकर दो सरकारें अगर मिल जाएं तो वो बहुत बड़ा काम कर सकती हैं। और उसमें अल्टीमेटली एम किसका, ना मेरा एम है ना आपका, खिलाड़ी का जो बेनिफिट है, हम लोग उस बेनिफिट को अगर ये सोच रहे हैं कि हाँ हम इनकी बेनिफिट के लिए अगर अपना हम ईगो साइड में रख दें तो हमारा देश बहुत ऊपर जाए। हम उसी सोच के साथ आगे बढ़ें। बिल्कुल। और जैसा सर ने कहा कि किस तरह से किसी काम को करना चाहिए और उस काम को करने के लिए आपके पास अलग अलग तरीके रहते हैं। आपको बस अपनी सोच पॉजिटिव रखनी होती है, तभी आप तरक्की कर सकते हैं। और जैसा सर कह रहे थे कि ये केवल उनका या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ईगो नहीं है, ये आप अपने देश की सेवा कर रहे हैं, या जो आपको काम दिया गया, जिस इंस्टीट्यूशन के साथ आप जुड़े हैं उस काम को आप कर रहे हैं। और पूरी शिद्दत से यदि आप कोई काम करेंगे तो फिर सफलता आपके साथ जुड़ती जाएगी। निश्चित। तो इस पहले एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में और भी बातें करेंगे कि किस तरह से भोपाल में साई का जो सेंटर डेवलप हुआ, जो 100 एकड़ में था। सर उस टाइम यहाँ पे भोपाल में पोस्टेड थे, और उसके बाद अलग अलग तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ पूरी कंट्री में, किस तरह की जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, उसमें सर का क्या रोल रहा। और बहुत से वर्ल्ड लेवल के इवेंट्स में उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेलीगेशन के रूप में भेजा कि आप वहाँ पर जाएं। और एक अच्छा व्यक्ति जब सही सोच के साथ काम करता है तो गवर्नमेंट भी उसके साथ रहती है और लोग भी उनके साथ रहते हैं।